हेलो, नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एमपीपीएससी की संपूर्ण स्ट्रेटेजी के बारे में। क्या रणनीति होनी चाहिए और किस तरह से तैयारी करना चाहिए, एमपीपीएससी होता क्या है, क्या क्या पोस्ट होती है, सिलेक्शन की प्रोसेस क्या होती है, उसके बारे में समझेंगे। मेरे साथ आज जो शख्स है वो लगातार 2019 से लगातार प्री निकाल रहे हैं और उसके साथ में मेंस इंटरव्यू तक भी ये लोग गए हैं। तो सभी लोग मेरे साथ हैं। मेरे साथ 3 शख्स जो है कि सेलेक्टेड व्यक्ति हैं, इनसे मैं परिचय करवाऊंगा। आप है भाग्यराम जी, प्रदीप सोलंकी जी, आप विश्वास जी। इन्होंने लगातार प्री निकाला, मेंस निकाला और इंटरव्यू तक गए थे। तो इन्होंने किस तरह से तैयारी करी है, क्या क्या समस्याएं आई है और जो नए बच्चे हैं उनको किस तरह से तैयारी करना है, वो चीज़ें ये बताएंगे। तो विश्वास जी, मुझे ये बताओ कि एमपीपीएससी होता क्या है, कि इसकी प्रोसेस क्या होती है सिलेक्शन की और क्या योग्यताएं होती है, उसके बारे में थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। ठीक है। एमपीपीएससी एक राज्य स्तर की सबसे बड़ी एग्ज़ाम मानी जाती है, जो कि हमारा एमपीपीएससी लोक सेवा आयोग है, वो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाता है। और इसकी जो एग्ज़ाम 3 फेज़ में होती है। सबसे पहले प्री होता है और उसके बाद में मेंस होता है, मेंस के बाद में इंटरव्यू होता है। और सर, इसकी योग्यताएं क्या होती है? योग्यताओं के बारे में हम बात करें तो क्या योग्यता होती है पीएससी के लिए? ठीक है। सबसे पहले जो भी व्यक्ति इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर रहा है उसकी आयु 21 वर्ष कंप्लीट होना चाहिए। अच्छा। और दूसरी चीज़ ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। रनिंग वाले इसमें डाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल, रनिंग वाले भी कर सकते हैं। बिल्कुल डाल सकते हैं, पर 21 साल की आयु कंप्लीट होना चाहिए, तभी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है। एमपीपीएससी की जो प्री की जो रणनीति होती है, वो प्री की रणनीति क्या होना चाहिए? एक तरह से किस तरह से तैयारी करना चाहिए, जो नए बच्चे हैं और पुराने बच्चे भी हैं, है ना? समय कम बचा है, लगभग दिसंबर में एग्ज़ाम है ना? तो उनको किस तरह से टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए, किस तरह से तैयारी करना चाहिए और क्या रणनीति होना चाहिए आगामी परीक्षा के लिए, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जैसे कि हम बात कर रहे हैं एमपीपीएससी के बारे में, जो प्रारंभिक परीक्षा है, तो लगभग हमारे पास 60 या 70 दिन के करीब समय है। तो आपको सबसे पहले एक सिलेबस की हार्ड कॉपी रखना है और जो टॉपिक दिए हुए हैं उसका गहराई से अध्ययन करना है। और जो बड़े सब्जेक्ट इसमें, जैसे इतिहास हो गया और भूगोल हो गया, तो ये क्या काफ़ी ज़्यादा इनका सिलेबस है। तो हाँ, और दूसरे जो छोटे सब्जेक्ट है, जैसे हम बात करते हैं सूचना प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर हो गया, आयोग हो गया। जो नए बच्चे हैं, है ना, तो इनको जो एमपी ज़्यादा रहता है, एमपीपीएससी है तो एमपी का वेटेज रहता है, तो इनको क्या चीज़ें ज़्यादा पढ़नी चाहिए और कहाँ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, वो थोड़ा बताइए। देखो, सबसे पहले तो ये हमारे जो मध्य प्रदेश की एग्ज़ाम है, तो सबसे ज़्यादा जो सिलेबस में जो क्वेश्चन पूछने का जो दायरा होता है, ज़्यादातर मध्य प्रदेश से ही होता है। लगभग हम 2022 की प्रारंभिक परीक्षा की बात करें तो लगभग 36 क्वेश्चन एमपी के थे और करंट अफेयर मिला के लगभग 39 क्वेश्चन हो रहे थे टोटल। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो फोकस है वो मध्य प्रदेश के ऊपर रखना चाहिए जी। और इसके बाद उसके बाद जैसे एमपी हो गया है, तो आप ये बताइए मुझे कि प्रीवियस पेपर का सब लोग सलाह देते हैं, सिलेक्टेड लोग, क्या आप लोगों ने भी इस तरह से प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उनको अप्लाई किया है इस तरह से कुछ? प्रीवियस पेपर का देखो, अगर हम प्रीवियस पेपर देखते हैं तो हमें क्वेश्चन की प्रकृति पता चलती है कि किस तरह से प्रश्न आ रहे हैं एग्ज़ाम में। और लगातार जो पुराने क्वेश्चन पेपर है उसमें रहता है कि कौन से सब्जेक्ट से आ रहे हैं। जैसे एमपी की बात करें तो कभी कभी भूगोल से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कभी एमपी से जो एमपी इकोनॉमी है, कभी राज्य व्यवस्था से, तो इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो हमें जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है तो उनका अध्ययन जरूरी रहता है जी। प्रदीप जी, जैसे कि एमपीपीएससी में कहा जाता है कि बहुत सारे बच्चे 80, 90, 100 नंबर भी ले आते हैं, बहुत सारे नंबर 1-2 नंबर से भी बाहर हो जाते हैं, है ना? कहीं बच्चों की समस्या होती है और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मेहनत बहुत करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनका नहीं हो पाता है। तो आप लोग जो हो, आप तीनों जो कि लगातार निकाल रहे हो, है ना, इंटरव्यू तक पहुँचे हो आप लोग, तो प्री निकालने के लिए आप क्या रणनीति सलाह दोगे आप बच्चों को कि प्री निकालने के लिए क्या आपकी स्ट्रेटेजी थी और क्या बताना चाहोगे?
जैसे कि आपने भागीराम ने बताया कि प्रीलिम्स के लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि अगर तुम्हारे पास टाइम मैनेजमेंट बेस्ट है और तुम सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ना मतलब पढ़ रहे, जैसे कि पुराने पेपर उठा के देखो तुम कि वहाँ से कितने प्रश्न पूछे जा रहे, कौन से टॉपिक से कौन से प्रश्न आ रहे हैं। जैसे भूगोल की बात करें तो नदियों को प्रायोरिटी देते हैं, मतलब एमपी में भी मतलब पूरा एमपी पे फोकस किया जाता है। तो अगर हम सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ेंगे मतलब तो 1 महीना भी बहुत हो जाता है प्रीलिम से निकालने के लिए। तो अगर तुम्हारा टाइम बेस्ट मैनेजमेंट है, तुम स्मार्ट स्टडी कर रहे तो मुझे नहीं लगता। सारे बोलते हैं कि स्मार्ट स्टडी करो, हार्ड स्टडी तो सब कुछ करते हैं, तो स्मार्ट स्टडी ये क्या होता है कैसे? स्मार्ट स्टडी का मतलब होता है कि आप जो आयोग पूछ रहा है उन्हीं प्रश्न पे फोकस हो। अच्छा। तो इसको स्मार्ट स्टडी बोलते हैं, क्योंकि तुम भटक नहीं रहे। कुछ उदाहरण जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं मेरा ही देता हूँ। अगर मुझे मान लो प्रीलिम्स की तैयारी करना है तो मैं आईसीटी को पकड़ूंगा, आयोग कमीशन को कंप्लीट करूंगा, उसके बाद एमपी फुल फोकस करूंगा ताकि ये 70 नंबर का कवर कर लेते हैं। यहाँ से आप 70 नंबर तो मतलब सेफ जोन में आए, सेफ जोन में। तो यहाँ से करीबन 10 नंबर नहीं भी बने ना तो 60 नंबर है हमारे पास है। तो अगर इस तरह से अगर हम टास्क बना के अगर कवर करते हैं तो प्रीलिम्स निकालने में कोई समस्या नहीं होगी। तो यही है। प्रीलिम्स निकालने का बहुत सारे लोग कहते हैं सर कि जैसे कि आपको ऑब्जेक्टिव ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए, कि आप ऑब्जेक्टिव लगाना चाहिए तभी होता है। ऑब्जेक्टिव बहुत लगाओ, पुराने पेपर लगाओ, है ना, उसके साथ में आपको घटना चक्र वगैरह सब लगानी चाहिए। तो क्या आपको लगता है आपने इस तरह से किया है और ये सब चीज़ें करनी चाहिए, आपको लगता है? देखिए, प्री निकालने के लिए हमको ऑब्जेक्टिव लगाने ही पड़ेंगे। सबसे पहले जो भी टॉपिक हम पढ़े हैं या फिर जो भी यूनिट पढ़े हैं, सबसे पहले अच्छे से उन्हें गहनता से अध्ययन कर ले और उसके बाद में हमको ऑब्जेक्टिव लगाना चाहिए। या फिर टेस्ट अगर ज्वाइन कर पा रहे हो तो टेस्ट भी ज्वाइन करके हमें उन टॉपिकों को कवर कर लेना चाहिए। और हमारी जो गहनता होती है, जो टेस्ट लगाने के बाद में हमारा जो परिणाम है हमको पता चल जाता है हम किस सेक्शन में वीक है। तो हम उसको ऐसा रहता है कि टेस्ट लगाते हैं, टेस्ट लगाने के बाद में नंबर कम आते हैं तो डिमोटिव होते हैं। तो क्या टेस्ट लगाना एक तरह से सही रहता है सर? टेस्ट कुछ बच्चे लगाते नहीं है और डिमोटिव हो जाए, कम नंबर आए करके, तो देखिए टेस्ट लगाना मुझे लगता है कि ज़रूरी भी है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है सर कि आप उस सब्जेक्ट को कितने अच्छे से डील कर पा रहे हो। और दूसरी बात डिमोटिवेट होने की, तो ये तो स्वाभाविक है कि डिमोटिवेट हो सकता है बच्चा, लेकिन सर जैसे आप तैयारी कर रहे हो तो जैसे कम नंबर आता है तो इसमें हमें मतलब और बेहतर तरीके से करने की कोशिश करना चाहिए और अच्छे नंबर लाने की। जैसे किसी सब्जेक्ट में कम नंबर आए तो वो हमें पता चल जाएगा कि आप इस सब्जेक्ट में कमज़ोर हो, तो आप उसी सब्जेक्ट के ऊपर फोकस रहोगे। तो इसके 2 तरीके से हम सकारात्मक पहलू भी देख सकते हैं और नकारात्मक भी। बहुत सारे बच्चे के टाइम मैनेजमेंट, कि कितना पढ़ना चाहिए। कोई बोलता है कि आप 15 घंटे बैठो और कोई बोलता है 18 घंटे बैठो। और कुछ लोग ऐसे जो हमारे सामने उदाहरण है, जैसे एमपीपीएससी के टॉपर थे, जॉब में होते हुए भी, है ना, जो गवर्नमेंट जॉब में होते हुए भी वो लोग रैंक मार रहे हैं, ला रहे हैं। तो कितना पढ़ना चाहिए, कितना नहीं पढ़ना चाहिए, तो इसमें दुविधाओं में तो आपने कितना पढ़ा है, ये चीज़ें कितनी पढ़ाई की है, आप हर बार दे रहे हैं? मेरा ऐसा मानना पढ़ाई को लेकर, क्योंकि घंटे तय नहीं करते कि तुम क्या पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो और उसका आउटपुट कितना है। मतलब अगर हम इनपुट दे रहे हैं और आउटपुट हमारा 0 है तो समझो कि हमारा डायरेक्शन गलत है। अगर डायरेक्शन सही रहा तो घंटे तय नहीं करते। अगर 1 महीना भी है तुम्हारे पास और तुम्हारा इनपुट बहुत बेहतर है, तुम चीज़ें बहुत अवेयरनेस के साथ पढ़ रहे हो, समझ के पढ़ रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि 1-2 बार रिवीजन हो गया काफ़ी हो जाता है। आपको 10-15 बार रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बट यही है कि तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड, तुम्हारी कैचिंग पावर वो कितनी है, ये सब कुछ तय करता है। अगर बैकग्राउंड कमज़ोर है तो तुम्हें हो सकता है ज़्यादा टाइम लगे। अगर बैकग्राउंड अच्छा है तुम्हारा तो मुझे लगता है कि 10 घंटे भी सफिशेंट है, ताकि अपने आप को जान सके, अपनी कमजोरी जान सके कि मैं कितना कमज़ोर हूँ इन सब्जेक्टों पे। अगर वो कमजोरी दूर कर ले तो मुझे नहीं लगता टेस्ट वेस्ट की आवश्यकता पड़ती होगी। अच्छा, ये है कि टेस्ट देखो ज़रूरी भी है। एक आपके हिसाब से आपका समय मैनेजमेंट किस तरह से हो रहा है? सर मुझे ये बताएं, जैसे कि अभी कम समय बचा है ना, कम समय में कि हमको क्या रणनीति अपनाना चाहिए? जो बच्चे हैं, नए बच्चे, पुराने सभी ले कि कम 70 दिन लगभग आप लोगों ने तो कंटिन्यू निकाला है, तो आपने क्या, आपकी क्या रणनीति थी? आप इस कम समय में क्या क्या पढ़ना चाहते हो? किस तरह के बुकलेट पढ़ना चाहोगे? क्या रणनीति होना चाहिए इन 70 दिनों में?
रणनीति पे थोड़ा बताओ। ठीक है, सबसे पहले हमको डिसाइड कर लेना चाहिए कि हमारा जो सिलेबस है कौन कौन से पार्ट है जिसमें कम पढ़ के हम अधिक अंक अचीव कर सकते हैं। जैसे 10th यूनिट है, 10th यूनिट है, 9th वाली आयोग unit वाली से- सर? जी सर, हाँ बिल्कुल आयोग वाली। तो आयोग को हम एक तरह से 10 क्वेश्चन आते हैं आयोग 10 से, क्वेश्चन आते हैं। तो अच्छे से टेस्ट लगा के अच्छे से उसको प्रिपरेशन करके हम 10th में से 8-9 नंबर आराम से ला सकते हैं बिल्कुल। तो हम ये कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ हमको टेस्ट, मुझे लगता है मेरे जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो बता रहा हूँ मैं, टेस्ट में लगाता था, जितने ज़्यादा टेस्ट लगाता था मेरा इम्प्रूवमेंट ज़रूर कहीं ना कहीं, वो जो टेस्ट में मार्क्स आते थे उस आयोग के जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ईजी आते हैं। जहाँ तक अगर बाकी टोटल जो सिलेबस है उसमें आयोग के क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं। और दूसरी बात है आयोग के अलावा जैसे 7वीं 8वीं 9वीं यूनिट, ये भी बहुत स्कोरिंग अच्छा स्कोर कर सकते हैं और कम समय में हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। हाँ, और जो मध्य प्रदेश वाला पार्ट है, मध्य प्रदेश वाला, हाँ उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 36 से 38 क्वेश्चन के बीच क्वेश्चन आते हैं एमपी से। तो हम एमपी को भी एक स्मार्ट तरीके से अच्छे से पढ़ सकते हैं। जैसे एमपी वाले पोर्शन को पहले पढ़ सकते हैं अपन, और इजी क्वेश्चन आते हैं उससे। क्वेश्चन रहते हैं। हाँ बिल्कुल, इस तरह से कर सकते हैं। सर मुझे ये बताओ, जैसे बहुत सारे बच्चों की समस्याएं होती है कि हमें बुक लिस्ट की ज़्यादातर समस्याएं होती है ना, कि जैसे 10 यूनिट में डिवाइड है तो कौन सी यूनिट के लिए हमें कौन सी बुक प्रिपेयर करनी चाहिए और किस टॉपिक को, किस यूनिट को हमको ज़्यादा पढ़ना चाहिए, ऐसी एक दुविधाएं बनी हुई, क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं। तो आप क्या सजेस्ट करोगे कि क्या पढ़ना चाहिए इनमें? देखिए, सबसे पहले तो आप जो नोट्स की बात कर रहे हैं या बुकलेट की बात कर रहे हैं, तो आपको एक एमपी का बुक होना चाहिए। आपको इसमें किसी भी पब्लिकेशन की, पब्लिकेशन कौन सा आप सजेस्ट कीजिए? हाँ पब्लिकेशन कोई भी हो, देखो हाँ एमपी, जैसे मैं बात करता हूँ क्वेश्चन की, जैसे मध्य प्रदेश का गठन, तो किसी भी बुक में आप सेम क्वेश्चन वो मिलेगा 1 नवंबर। चाहे नर्मदा नदी की बात कर लीजिए, कितने बांध है, कितने परियोजना है, वो किसी भी बुक में सेम वो रहेगा। तो आप इस दुविधा में ना रहे कि एमपी की कौन सी बुक अच्छी है, कौन से राइटर की बुक अच्छी है। आपको जो अच्छी लगती है वो बुक पढ़े और एक बुक पढ़े और उसी को बार बार पढ़े और नए नए नोट्स देखकर उस और आकर्षित ना हो, क्योंकि सेम चीज़ें हैं। कितने भी नोट्स आप उठा के देख लीजिए, लगभग वही चीज़ है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आपको एक एमपी की बुक रखिए, कोई सी भी, जो भी आपको अच्छी लगती हो, जो सरल पढ़े और उसको हम अधिकतम बार रिवीजन कर सकते हैं। ऐसा छोटा सा, हाँ एक छोटी सी, या मैं जहाँ तक मुझे लगता है कि महावीर की अच्छी रहती है, 1 लाइनर फैक्ट रहता है उसमें, तो आप बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। इसको थ्योरी पढ़ने के बाद में ऑब्जेक्टिव इसके लगाना या फिर थ्योरी पढ़ने कैसा क्या? 1 लाइनर रहती है तो आराम से पढ़ सकते हैं आप, और कम से कम उसको 5 से 7 बार रिवीजन कर सकते हैं हम एग्जाम के लगभग। तो आप लगभग फैक्ट सारे क्लियर हो सकते हैं इसमें। जैसे पॉलिटी हुआ है, जैसे हाँ जी सर, कैसे क्या? जैसे हम पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी भी लगभग काफ़ी मेजर पार्ट है प्रीलिम्स की, लगभग 10-12 क्वेश्चन के बीच में रहता है इसमें क्वेश्चन। हाँ, तो आप पॉलिटी भी वैसा ही रहेगा। तो लुसेंट का भी बहुत चर्चा में रहता है कि अधिकतर लोग पढ़ते भी हैं। हाँ बिल्कुल, लुसेंट तो एक, हम ये मान के चलो कि एमपीपीएससी की गीता मान सकते हैं हम लुसेंट को। बिल्कुल पढ़ना चाहिए, क्योंकि लगभग सारी चीज़ें कवर, इवन हम जो प्रारंभिक परीक्षा है उसके अलावा मुख्य परीक्षा में भी सर लगभग आपको हर 3 मार्कर और 5 मार्कर लगभग पूरे कवर हो जाते हैं। और दूसरा पॉलिटी के अलावा जो सूचना प्रौद्योगिकी वाला पार्ट है वो भी आप नोट्स से भी कर सकते हैं या बुकलेट से भी कर सकते हैं, और बुकलेट में ज़्यादा दिया हुआ रहता है। तो 8वीं यूनिट जो करंट अफेयर है वो बहुत ज़्यादा दुविधा में रहते हैं कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, तो इसको आपने किस तरह से तैयार किया था इसमें? देखिए, मेरी जो रणनीति थी करंट अफेयर को लेकर, तो मैं सबसे पहले न्यूज़पेपर दैनिक भास्कर पढ़ता था और एक नोटबुक रखता था, और मुझे लगता है कि ये करंट अफेयर है तो मैं उसको नोट कर लेता था नोटबुक में, और उसके साथ साथ जो उसके आसपास का जो दायरा है वो भी कवर हो जाता है सर। जैसे नोटबुक, अगर कोई से अपन जैसे मार्केट में मैगजीन चलती है तो मैगजीन वगैरह कोई सी? हाँ देखिए, मेरा ये मानना है कि जैसे आप पेपर तो लगभग सारे लोग पढ़ते हैं, तो एक पेपर लगा लीजिए या कहीं भी आता हो तो वहाँ पढ़ लीजिए आप।
और जिसमें से देखिए उसमें से खेल का प्रश्न है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वहाँ से लगभग जैसे खेल में क्रिकेट हो गया और जो टेनिस लॉन्ग टेनिस है वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो आप एक नोटबुक रखिए और उसको डिवाइड कर लीजिए कि जैसे पॉलिटी वाला भाग, जियोग्राफी वाला भाग, खेल वाला भाग, तो आप अलग अलग तरीके से इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं। और जैसे न्यूज़पेपर पढ़ा तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है प्री के लिए। जैसे सर बहुत सारे लोग हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क है, दो तरीके बहुत चर्चित रहते हैं। तो स्मार्ट वर्क में कौन कौन से सब्जेक्ट आप रख सकते हो, जैसे कि कम समय में इनको ज़्यादा से ज़्यादा अपन नंबर ला सकते हैं? तो स्मार्ट तरीका क्या होता सर ये? देखिए स्मार्ट तरीका हम उसे बोलते हैं जैसे उसको हम कम समय में अधिकतम कर सकते हैं। तो इसमें जैसे हम इसमें तो आयोग रखना ही पड़ेगा। और आयोग तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि रोज 1 या 2 आयोग पढ़ सकते हैं, रोज पढ़ सकते हैं। इस तरह से डिवाइड कर ले तो आपको किसी तरह का बोझ नहीं रहेगा। और दूसरा पॉलिटी, आप पॉलिटी भी डेली पार्ट वाइज कर लो। जैसे 20 भाग है तो एक दिन में हम 1 भाग पढ़ लिए, फिर दूसरे दिन दूसरा भाग पढ़ लिए, फिर 3 से 4 भाग हो गए तो फिर से हम रिवीजन कर लो, पहला भाग से स्टार्ट कर दो। और बाकी जो छोटे छोटे सब्जेक्ट है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। जैसे साइंस हो गया, पर्यावरण हो गया, तो ज़्यादातर हम बड़े ज़्यादा कर सकते, बिल्कुल ज़्यादा कर सकते। और जो छात्र है उनको क्या लगता है कि जैसे भूगोल हो गया, इकोनॉमी हो गया, ये काफ़ी बड़े भाग होते हैं, तो इसमें ही उलझे हुए रहते हैं और ऐसे ऐसे में हम एग्ज़ाम काफ़ी करीब आ जाते हैं। तो हमारे जो पर्यावरण है, जो छोटे सब्जेक्ट है वो छूट जाते हैं जी। तो सर एक जब मार्केट में चर्चा में रहती है कि यार मैंने पढ़ा सब था, सारी चीज़ें मैंने पढ़ ली थी, है ना, बहुत मेहनत करी है, और 1 नंबर से यार मेरे गोला भरने से दिक्कत हो गई है ना, गोला मिस्टेक हो गया है, 2 नंबर से बाहर हो गया हूँ ये। तो जो एग्ज़ाम के समय में जो माहौल रहता है, एक प्रेशर भयंकर वाला, तो इस प्रेशर को हम कैसे रिलीज़ करें? और जो सिली मिस्टेक होती है तो क्या सावधानी बरतना चाहिए हमको, उसके बारे में थोड़ा बताइए, प्रेशर वाली चीज़ें। मुझे लगता है कि अगर हम प्रेशराइज हो रहे एग्ज़ाम के पहले, या फिर ओमार सीट की बात करें, तो ओमार सीट को लेकर मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे पास एग्ज़ाम तैयारी करने से पहले तक 2 महीने रहते हैं। या तो आप टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से ओमार की प्रैक्टिस कर लीजिए, या फिर ओमार को ख़रीद के ले आए रूम पे, और करीबन उनका 1-2 महीने तक तो हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। भले एक भरते रहो, ताकि गोले भरने में गलती ना हो, क्योंकि उसके बाद अगर उसके रिजल्ट ख़राब आते हैं तो बहुत पछतावा होता हमें कि यार मैंने ये क्या कर दिया, मुझे आता था कि 2-3 प्रश्न गलत हो गए, वो भी गोले से। क्योंकि 1 ईयर में एक बार एग्ज़ाम होती है MPPSC की, और 1 ईयर बहुत बड़ा महंगा पड़ जाता, साबित होता है कि यार मैंने एक वैकेंसी खो दी है। तो ओमार सीट को लेकर काफ़ी सावधानी बरतनी चाहिए, और मेरा ऐसा मानना है कि प्रैक्टिस करनी ही चाहिए, कोई भी व्यक्ति हो, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना सही नहीं होगा कभी भी। आप सीधे पढ़ाई बहुत ही की है, बहुत मेहनत की है, लेकिन एंडिंग में जाके तुमने 2-3 नंबर में ओमार सीट में गलत हो गए या गलत गोले भर दिए, तो कहीं ना कहीं वो हमारे 3 नंबर गए ही है, उसमें कोई वो दो राय नहीं है, और तुम वो ला सकते थे। सेकंड बात है प्रेशराइज की, कि हम एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत प्रेशराइज हो जाते हैं। तो बिल्कुल फर्स्ट अटेम्प्ट वाले लड़के तो प्रेशराइज होते भी है, क्योंकि मैं खुद भी दिया हूँ, 2 बार हुआ मेरे पास। मतलब 19 और 20 में मैं प्रेशराइज ही रहा हूँ, क्योंकि ये रहता है कि यार बहुत तैयारी कर ली, बहुत मेहनत कर ली है, और उसके बाद हम जब एग्ज़ाम देने जाते हैं, और बहुत मेहनत भी की, ऐसा नहीं कि मेहनत की नहीं, बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। हमें इतना भरोसा था कि यार हमारा सिलेक्शन नहीं होगा तो किसका होगा। लेकिन वही 4-5 दिन पहले माहौल पूरा चेंज हो जाता है। 4-5 दिन पहले तक नींद नहीं आती, आप सोने की कोशिश भी करते तो मतलब पूरा टाइम वही कि आदमी पेपर है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सिर्फ पेपर ही है, वो कहीं ज़्यादा नहीं है। जिस प्रकार से हम टेस्ट देते हैं वैसा माहौल वहाँ पे भी रहता है, एग्ज़ाम हॉल में भी रहता। तो प्रेशर कम करने के लिए यही है कि थोड़ा दोस्तों से बात करो जो काफ़ी अनुभवी है, उनसे बात शेयर करो कि यार ऐसा हो रहा है, इस तरह के एग्ज़ाम में मुझे क्या करना चाहिए। तो थोड़ा हंसते रहो, खुलते रहो, और लोगों से बात करते रहो। 5 दिन पहले तक तो इतना ज़्यादा प्रेशर लो ही मत, क्योंकि एग्ज़ाम ज़रूरी है, ना कि हमें प्रेशराइज होना है। तो यही है दोस्तों कि प्रेशर है, ये एग्ज़ाम, ये एक परीक्षा है, कोई ये हमारा जीवन का और आखिर फैसला नहीं है ये परीक्षा, इसलिए इसे नॉर्मल होकर दीजिए, कोई टेंशन नहीं लेना है। गोले भरते समय सबसे बड़ी इसलिए मिस्टेक होती है कि गोले भरते भरते हम कभी डबल भर देते, कभी खाली छोड़ देते हैं, कभी किसी और में टिक किया हमने, कहीं और गोला भर देते हैं। तो ये सावधानी रखनी चाहिए, और ये आप प्रैक्टिस से कर सकते हो। सर जैसे प्री में बहुत सारे बच्चों का ये रहता है, दुविधा रहती है
कि प्री के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं, पुराने क्वेश्चन पेपर होते हैं, है ना, तो उससे ये होता है कि हमको इस टॉपिक से हर बार क्वेश्चन आ रहे हैं, इस यूनिट से हर बार आ रहे हैं। तो ऐसा आपने कुछ किया था कि मुझे ये यूनिट, जैसे 10वीं यूनिट हो गई है ना, कि 10वीं यूनिट मुझे करना ही करना है। अब जो 10 यूनिट है, तो आप कौन कौन सी ऐसी यूनिट को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं जहाँ से आप 70 से 80 एवरेज आप नंबर ला सकते हो? तो आप ऐसी कोई 2-4 यूनिट जो रहती है जहाँ से बच्चों को बोलना चाहोगे कि ये यूनिट आप कर लो, ताकि आप एक सेफ जोन में पहुँच जाओ, कम से कम आप सिलेक्शन जो कट ऑफ रहता है उसको तो आप पार कर ही लो। तो ऐसा आपने किया है? आपने हर बार प्री निकाला है, तो आपने कुछ अलग किया है, तो क्या ऐसा? 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं यूनिट, अच्छा, ये यूनिट ये यूनिटें हमको बहुत स्कोरिंग करने में बहुत मदद देती है। और दूसरी चीज़, एमपी हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जैसे मैं हर बार मेंस लिख रहा हूँ, तो ऑटोमेटिक मेरा तो एमपी स्ट्रॉन्ग ही है लगभग, तो क्वेश्चन बन जाते हैं। पर जो न्यू स्टूडेंट हैं उन्हें एमपी यदि अच्छे से कवर कर पा रहे हैं, और जो 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं यूनिट, अगर ये यूनिटें बहुत अच्छे से कवर कर लेते, छोटी यूनिट है हालांकि ये, और इनमें हम अच्छे से स्कोर कर सकते बिल्कुल, तो इन यूनिटों को कर लेना चाहिए। जैसे पॉलिटी है, ज्योग्राफी थोड़ी सी बड़ी है, उनको भी पढ़ना है, छोड़ना किसी को नहीं है, किसी बिल्कुल नहीं छोड़ना, ज़्यादा समय इनको देना है। हाँ, ज़्यादा समय, जो ज़्यादा समय इसमें बिल्कुल इस तरह से कर सकते हैं। इस तरह से करते हैं तो हम स्कोर कर सकते हैं। जैसे नए बच्चे भी हैं, कुछ मेंस भी दे रहे हैं, प्री भी दे रहे हैं, तो समस्या उनके सामने सबसे बड़ी ये है कि हम प्री की तैयारी करें या मेंस की करें, क्योंकि 17 को प्री है और 26 को मेंस है। तो क्या करना चाहिए इन बच्चों को, कि अभी वर्तमान में प्री पढ़ना चाहिए या मेंस से पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए, जो दोनों परीक्षा है एक दूसरे से जुड़ी हुई है, मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा। क्योंकि जो प्रारंभिक परीक्षा है उसका लगभग 50% चीज़ें तो मुख्य परीक्षा में है ही। जैसे आयोग, लगभग सारे आयोग जो संवैधानिक आयोग है और सांविधिक आयोग है, लगभग मुख्य परीक्षा में सारे है, तो आपको वो तो करना ही है। जैसे एमपी भी लगभग मुख्य परीक्षा में है, 2-3 यूनिट पूरी कंप्लीट है, तो लगभग सारा एमपी कवर हो जाता है उसमें। तो मुझे लगता है कि आपको मुख्य परीक्षा को लेके चलना चाहिए। साथ में प्रारंभिक परीक्षा के जो टॉपिक है जो मुख्य परीक्षा में नहीं है, तो उसको आप अलग से समय दे के कर सकते हो। मतलब एक बैलेंस बना के रखो, और ज़्यादातर आपको मुख्य परीक्षा पे फोकस रखना चाहिए। और क्योंकि करंट अफेयर लगभग और 2 या छोटी यूनिट है, वही आपको अलग से प्रारंभिक परीक्षा के लिए करना है। बाकी तो लगभग सारी चीज़ें मुख्य परीक्षा के सिलेबस में है। चलने। हाँ, तो सर दिनचर्या को लेकर भी प्रश्न रहते हैं बच्चों के, है ना, तो आपकी क्या दिनचर्या है और क्या दिनचर्या होनी चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, है ना, कब उठना, क्या सोना, कब जगना है? कोई तो लोग सोते ही नहीं है, बच्चे बहुत सारे, टेंशन प्रेशर बहुत रहता है ना, तो रात भर पढ़ना और नींद, इस तरह का। तो क्या मैनेजमेंट होना चाहिए इस तरह से दिन की, जो दिनचर्या, एक दिन की दिनचर्या जैसे आज की हुई, कल की, इस तरह दिनचर्या क्या होनी चाहिए? दिनचर्या की बात करें तो सबका एक अलग अलग दिनचर्या होता है। मैं मेरा शेयर करूंगा, हालांकि थोड़ा व्यंग्यात्मक रहेगा, थोड़ा मेरा दिनचर्या ख़राब है, बट फिर भी बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरा जो दिनचर्या है, मतलब सोने का टाइमिंग वही 1 या 2 बजे का है, और उठने का टाइम कोई फिक्स नहीं है। अच्छा। जब भी नींद खुली तब वो सवेरा होता है, चाहे वो 8 बजे का भी हो, चाहे वो 9 बजे का भी हो, तो कोई फिक्स नहीं है। लेकिन हाँ, दिन उसके उठने के बाद जस्ट उसके बाद कोई वो कई चीज़ें मतलब खाली नहीं जाती, पढ़ने ही बैठे, पूरा पढ़ाई पे फोकस रहता है, पूरा ईमानदारी से पढ़ते हैं, ताकि अपना दिनचर्या प्रॉपर मैनेज हो सके। तो इस तरह का दिनचर्या रखो जब आपको जो भी सूटेबल हो, लेकिन सोने और उठने के बाद जो कार्य कर रहे हैं वो पढ़ाई से ही रिलेटेड होना चाहिए, पढ़ाई के ऊपर ही फोकस होना चाहिए, क्योंकि अपना काम ही यही है कि पढ़ना ही है, तो हम पढ़ाई पे ही फोकस करें। तो ये मेरा दिनचर्या है। सर आपका क्या अनुभव रहा दिनचर्या में, आपका कैसी दिनचर्या रहती थी प्रीलिम्स को लेके? बिल्कुल, देखिए मैं थोड़ा जल्दी सो जाता हूँ, 11:30 बजे के करीब, और 5:30 बजे जग जाता हूँ मैं। अच्छा। तो उसके बाद मैं शुरू करता हूँ अपने रेगुलर। हाँ, जैसे प्री का अगर पढ़ना हो तो जो सबसे इजी यूनिटें होती है उनको मैं शुरू करता हूँ, सबसे पहले करता हूँ। हाँ, उसके बाद में फिर जो टफ यूनिट होती है उनको पढ़ता हूँ। हाँ सर, आपका क्या अनुभव रहा है प्रीलिम्स को लेके, कि आप कितना सोते थे, है ना, और कितना पढ़ते थे? कि कहा जाता है कि आप बहुत पढ़ते थे, ऐसा मैंने सुना भी है कि आप रात भर पढ़ते हैं और दिन में सोते हैं, तो क्या सही है सर ये? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि
मुझे मेरी दिनचर्या की बात करें तो लगभग मैं तो सोता ही हूँ लगभग समय ज़्यादातर, मतलब जितनी नींद की आवश्यकता उतनी तो पूर्ति करना ही चाहिए। जहाँ ये तो सभी के लिए कंपलसरी है। और आप दिमाग को फ्रेश रखने के लिए सोना भी बहुत ज़रूरी। और जैसे दिनचर्या की बात करें तो आपको लगभग 11 बजे तक तो पढ़ लेना चाहिए, इसके बाद सो सकते हैं आराम से। और मॉर्निंग टाइम में 7 बजे तक तो उठ जाना चाहिए। अपना अपना ही रहता है। और जैसे पढ़ाई की बात करें तो मैं शेयर करता हूँ मेरी जो डेली रूटीन थी। और सबसे पहले मैं सुबह 8 बजे तक लाइब्रेरी जाता था। तो सबसे पहले मैं जैसे प्री की तैयारी करता हूँ तो मैं सबसे पहले जो आयोग है तो लगभग 15 या 17 आयोग है, तो मैं एक दिन में 2 आयोग पढ़ता हूँ। जैसे स्टार्ट करता हूँ मैं आयोग से, और जैसे ख़त्म होने के बाद जैसे खाने का समय होता है तो मैं एक आयोग वापस पढ़ के चले जाता हूँ रूम। डेली का हाँ, डेली आयोग में 2 पढ़ लेता हूँ। खाते हो वैसे आयोग को हाँ, करते हो। बिल्कुल। रूटीन तो बनाते मेरा हैं। डेली यही रहता था। तो और आपके आयोग में तो गलत होते ही नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। और दूसरा जैसे करंट अफेयर तो मेरा ये मतलब बन गया था कि डेली न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ ना, तो 1 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। लगभग मैं सारे जो करंट अफेयर की मुझे चीज़ें लगती थी हाँ पेपर से ही तैयार कर लेता हूँ। और जो स्पीडी आती है 1 लाइनर वो ले आता हूँ, ताकि लगभग जो चीज़ें हैं सारी जो पेपर में मेरा द्वारा लिखा गया था वो सारी चीज़ें स्पीडी में भी रहती थी। तो करंट अफेयर में इसमें तैयार कर लेता था। और बाकी जो बीच का समय है जैसे शाम के समय में जियोग्राफी और पॉलिटी पढ़ता हूँ। हाँ, तो जैसे आपको जो छोटे सब्जेक्ट है उसको डेली रखो ताकि बोझ नहीं बने वो। और जैसे प्री की तैयारी करने की बात करें तो हम डिवाइड कर लीजिए आप एक दिन में कितने सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, आपकी जो क्षमता है उसके आपकी जो कैपेसिटी है उसके अनुसार। और आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। डेली या तो 5 सब्जेक्ट को रखिए और एक दिन में 5 सब्जेक्ट कवर करिए, 1 हफ्ते के बाद वापस से शुरू करिए, रिवीजन करिए वही 5 सब्जेक्ट। तो ऐसे में कि आप लगातार उस सब्जेक्ट में बने रहोगे तो बिल्कुल जो फैक्ट है वो गलत होने के बिल्कुल चांस नहीं रहेंगे। दोस्तों, मेरे साथ जो आज थे इन लोगों ने लगातार 2019 से जब से इन लोगों ने तैयारी शुरू की है तब से इनका लगातार प्री निकल रहा है। उसके साथ में इन लोगों ने इंटरव्यू फेस भी किया है। अभी इंटरव्यू देके आए 2019 वाला, और अभी 22 वाले भी इनका मेंस है। तो लगातार तो इन लोगों ने जो अपने अनुभव बताए हैं वो शानदार रहे और आप इनसे सीखिए, है ना। और जो आपको लगे कि और क्या इनसे वीडियो बनवाना है, क्या सीखना चाहते हो तो आप बताइए। जैसे कि इन्होंने प्री बताया, प्री में इन्होंने बताया है कि स्मार्ट तरीका किससे अपनाएं। तो इनका कहना है कि आप 10वीं यूनिट पे फोकस करो, वो आपको नंबर अच्छे देके जाएंगे। दूसरा ये है कि आप एमपी तो जैसे हम एमपी में रह रहे हैं तो आपको बनना ही चाहिए। आप कुछ भी करो, जैसे खाना खाते हो पानी पीते वैसे एमपी को ही लेना। सर ने बताया मैं खाना खाता हूँ तो आयोग साथ में रहता है, तो वैसा आप भी लीजिए। तो एमपी आयोग ये ऐसे सब्जेक्ट है जो आपको 50 से 60 नंबर तो आपको दे के ही जाएंगे। उसके साथ में जियोग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर, ये जो बड़े सब्जेक्ट होते हैं इनको भी साथ में लेके चलना है। तो ये हमारी रणनीति रही है। और आगामी परीक्षाओं के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। और सर, जो बच्चे हैं, भावी अधिकारी लोग हैं, उन लोगों को आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे? सर, आप क्या कहना चाहोगे कि जो नए लोग हैं उन लोगों को क्या कहना चाहोगे? देखिए, आपको बिल्कुल जो राज्य सेवा परीक्षा है उसके तैयारी में जुट जाना चाहिए, क्योंकि आप देखते हैं जो डिप्टी कलेक्टर को आप निकल के हुए देखते हैं, उनकी पर्सनालिटी देखते हुए तो एक अलग माहौल रहता है उनको देख के। तो बिल्कुल आप, अगर आपको ऐसा लग रहा कि निराशा के पल हो रहे हो तो आप आसपास रहते होंगे, वहाँ पे कोई ना कोई अधिकारी तो ज़रूर रहता है, तो आप उनको देख के डेली इंस्पायर हो सकते हैं और बिल्कुल आसानी से राज्य सेवा परीक्षा की तैयारी कर सकते हो। और क्वालिफाई करने में बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर आप लगन और मेहनत से करोगे तो सब चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी। थैंक यू सर। सर, आप क्या कहना चाहोगे? जो नए लोग हैं, पुराने जो भावी लोक सेवक हैं, उनको क्या कहना चाहोगे कि क्या ये टफ है या सरल है, एग्ज़ाम है, कर सकते हैं क्या आप भी? क्या आपने किया? मेरा ऐसा मानना है कि अगर जीवन में है अपन, तो जितना बड़ा टास्क होगा उतने ज़्यादा मज़े भी आएंगे, उतनी ज़्यादा चीज़ें भी मिलेगी हमें। तो मैं हमेशा मैं भी एक ज़िद्दी आदमी रहा हूँ, मैं हमेशा एक बड़े टास्क को लेता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि तुम भी युवा हो तो बड़े टास्क को लो, छोटे टास्क का ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा उससे। तो अपने जीवन में इतने बड़े टास्क ले लो कि अपने को लगे कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ। तो उस फील्ड में MPPSC हो या UPSC हो, ये दोनों ऐसे फील्ड हैं जहाँ पे आप अपना बेस्ट दे सकते हो और उसकी तारीफ भी की जाएगी आने वाले समय में। थैंक यू सर। सर, आप जो नए एस्पिरेंट हैं उन एस्पिरेंट को जो डिमोटिव हो जाते हैं, है ना, कि MPPSC हमारे बस की बात नहीं है ना, कि वो अलग लोग हैं, वो हमसे तो अलग नहीं होता है इस तरह से, तो क्या आप बोलना चाहोगे जो डिमोटिव होते हैं और
क्यों तैयारी करना चाहिए कि यार हमारे बीच में से ही लड़के निकल के जाते हैं, है ना? तो आप नए लोगों को क्या कहना चाहोगे सर, देखिए मोटिवेट करने के लिए थोड़ा आप क्या बिल्कुल, कहोगे? बिल्कुल। सबसे पहले तो ये है कि हमारा लक्ष्य पक्का होना चाहिए। अच्छा, यदि आपका लक्ष्य पक्का है और आप पूरी तरह से लगन से उसको कर रहे हो और कंटिन्यूटी बना के कर रहे हो, तो आपको कोई डिमोटिवेट नहीं हो सकता है। सबसे बड़ी चीज़ यही है। और डिमोटिवेट तो होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि देखो आपको आपकी जो लाइफ है निरंतर चलती जा रही है, उसी तरह हमको हमारी जो प्रिपरेशन है उसको भी निरंतर रखना ही चाहिए। कभी कभी ये होता है कि लाइफ में उतार चढ़ाव ज़रूर आते हैं, पर हमको थोड़ा सा धैर्य रख के और कंटिन्यूटी बनाए रखना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आपके जो भी प्रश्न है एमपीपीएससी से संबंधित, चाहे प्री हो, मेंस हो, इंटरव्यू या किसी भी तरह की समस्या हो, मानसिक समस्या भी यहाँ तक हो या डिमोटिव वाली भी समस्या, किसी भी तरह की समस्या आपको हो या किसी भी तरह की जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट भर दीजिए। कमेंट्स में लिखिए आपको जो भी समस्या है या किस टॉपिक पे आपको समझना चाहिए या आपको जानकारी चाहिए, वो भी बताइए। ये सभी लोग आपकी सहायता करेंगे, सभी लोग उपलब्ध रहेंगे आपके लिए। इसलिए आपको जिस तरह की जानकारी चाहिए, पीएससी से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए और हम आपकी सहायता करेंगे। मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप लोगों का आपने जो समय दिया है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट्स में बताएं हमको, जो अनुभव इन्होंने शेयर किया है उसको बताएं। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।